नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है हाथरस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। जी हाँ, हाथरस में एक दलित लड़के के साथ में दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ ये अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, एफएसएल की रिपोर्ट करी दुष्कर्म नहीं हुआ है, परिवार वाले कह रहे हैं दुष्कर्म हुआ, 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है, ये अलग बात है। लेकिन दलित बालिका के साथ में जो दुराचार हुआ, जो अत्याचार हुआ 4 लड़कों ने किया, उसके कई रूप कई रंग देखने को मिले। सबसे पहले लड़की दलित थी और लड़के एक खास वर्ग से ताल्लुक रखते थे, तो इसमें जातीय संघर्ष देखने को मिला। एक ओर दलित लामबंद हुए तो दूसरी ओर दूसरे जो वर्ग के लड़के थे और सवर्ण बाकी सारे लामबंद होते नजर आए। दलित वर्ग के लोगों ने न सिर्फ हाथरस में बल्कि आगरा में और आसपास के जिलों में आंदोलन तेज कर दिया। तो वहीं सवर्ण वर्ग के लोगों ने और इस खास वर्ग के लोगों ने जो आरोपी थे उन्होंने 14-15 गांव को बुला करके एक मीटिंग किया और इस पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात की। राजनीतिक दलों को मौका मिला और दलित लड़की के साथ में चूंकि ये अपराध हुआ था, इसलिए एक एक करके राजनीतिक दल वहां पहुंचते रहे और मामले को गरमाते रहे। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम दल वहां पर लगातार पहुंचते रहे। सरकार की कोशिश थी और शासन प्रशासन की कोशिश थी कि इसको ज्यादा माइलेज ना मिलने पाए, लेकिन कहीं चूक हो गई, क्योंकि पहली बार तो एफआईआर टाइम पर दर्ज नहीं की गई, दूसरे लड़की को इलाज सही समय पर नहीं दिया गया और तीसरे उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार था उसको ना करके बड़ी बेरहमी से 2:30 बजे केरोसिन डालकर जला दिया। तो तमाम सवाल ऐसे खड़े हो गए जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। इसको लेकर के राजनीति भी काफी जमकर हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसमें कूद पड़ा, तमाम दूसरे लोग भी इसमें कूद पड़े और साथ ही साथ में एक नया एंगल सरकार ने आगे बढ़ाया कि इसमें पीएफआई और दूसरे मुस्लिम संगठनों का हाथ है, जो विदेशों से पैसा इकट्ठा करके इस आग को और भड़का रहे हैं। एक वो भी एंगल इसमें देखने को मिला। सरकार ने एसआईटी की जांच नियुक्त की, परिवार वालों को भरोसा नहीं हुआ तो उसके बाद सीबीआई की जांच का ऐलान कर दिया गया। परिवार ने इस पर भी एतबार नहीं किया तो कुछ लोगों ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अब दखल दिया और दखल देने के बाद में सरकार से जवाब तलब किया और 3 बिंदुओं पर जवाब तलब किया। पहला कि क्या परिवार को सुरक्षा है, क्या उसको सुरक्षा पूरी दी गई है। दूसरा, पीड़िता के परिवार के पास में क्या कोई वकील है। और तीसरा, क्या सरकार क्या चाहती है, जरा वो भी बता दें। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कर दिया कि उसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने से कोई ऐतराज नहीं है, यानी कि उसने मंशा साफ कर दी कि जो चाहे जांच कर ले, सीबीआई जांच कर ले, क्योंकि सीबीआई पर अगर एतबार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी निगरानी पर जांच करा सकता है। तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। एक और चीज का वर्णन इसमें करते चले कि 3 जजों की बेंच ने इस पर आज सुनवाई की थी। इसमें जस्टिस एम बोबडे जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ तल्ख टिप्पणियां की थी। 3 तल्ख टिप्पणियां की। पहली टिप्पणी तो उन्होंने की कि ये घटना बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है।
इस पर गौर फरमाना पड़ेगा। दो और शब्दों का इस्तेमाल किया, असाधारण है और चौंकाने वाला है। अब इस बीच बात करें कि सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन डीएम को निलंबित करने की मांग पर लोग अड़े हुए हैं। डीएम साहब लेकिन अभी तक बचे हुए हैं। तो ये लड़ाई कुल मिलाकर के हाथरस से निकल करके एसआईटी होते हुए, सीबीआई होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है। अब क्या होगा इसके आगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आपको विस्तार से समझाएगी कि दरअसल इसमें हुआ क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के कथित गैंगरेप और मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाथरस में इंसाफ की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसकी मांग पीड़ित परिवार कर रहा था। सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन मामले में जनहित याचिका दायर होने के बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है। हाथरस गैंगरेप केस में अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों, गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने केस को शॉकिंग बताया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कही गई। इस पर सीजीआई ने इलाहाबाद नहीं जाने का सवाल पूछ लिया। सुनवाई की शुरुआत यूपी सरकार की ओर से दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने कहा कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, हम उसके बारे में सच सामने लाना चाहते हैं। पुलिस और एसआईटी जांच चल रही है, इसके बावजूद हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील इंदिरा जयसिंह ने पीड़ित परिवार के संतुष्ट नहीं होने और कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अपनी मांग जांच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की है। सीजीआई ने घटना को बहुत ही असाधारण और चौंकाने वाले बताते हुए सभी दलीलों को सुनने के बाद पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा की यूपी सरकार के बयान को दर्ज कर हलफनामा दाखिल करने को कहा। हाथरस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर सियासत तो खूब हुई, बयानबाजी, नारेबाजी, हंगामे का सिलसिला भी खूब चला, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखना है इंसाफ की लड़ाई कितनी लंबी चलती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और उम्मीद कर सकते हैं कि अब परिवार संतुष्ट होगा, राजनीतिक पार्टियां भी संतुष्ट होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कम से कम लोगों को एतबार है। हालांकि मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार ऐसी उंगलियां उठती रही हैं जिसकी वजह से लोगों को शक की गुंजाइश वहां पर देखने को मिली, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट है, उस पर ना इत्तेफाकी करने का कोई सवाल नहीं उठता है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप माथुर साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएलपी लीडर हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप माथुर जी। जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जगदेव सिंह जी। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके वरिष्ठ प्रवक्ता वंशराज दुबे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे प्रदीप माथुर जी का। प्रदीप माथुर जी, अब तो आप संतुष्ट होंगे और मुझे लगता है परिवार भी संतुष्ट होगा, क्योंकि परिवार कह रहा था कि इसकी जांच एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होनी चाहिए, और अब तो जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज और चीफ जस्टिस प्लस की 3 जजों की बेंच कर रही है। जस्टिस इसमें जांच कर रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ। वो बलात्कारियों के साथ आज भी खड़ी है
कितनी दुखद स्थिति है और इसे पाकिस्तानी एजेंटों के और कुछ इस तरह के एजेंटों के सिर पे मर रही है कि इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। सबको दिख रहा है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके मुख्यमंत्री जहां चिन्मयानंद को सपोर्ट करते हैं, जहां सेंगर को सपोर्ट करते हैं, वहां इस तरह के बलात्कारियों को सपोर्ट करके एक कलंक का काम करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि इनके समझ में नहीं आता। क्या ये शादीशुदा लोग नहीं है? इनकी बहन बेटियां नहीं है? किसी की इज्जत लूटी जाती है तो कहते हैं बलात्कार नहीं हुआ, और जब उसे रात को जला के मारा जाता है तो इनको शर्म नहीं आती। ये राम राज की कल्पना करते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाते हैं। ये मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं। जहां तक परिवार की संतुष्टि का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का में चली गई है जांच, देखते हैं क्या होता है आगे। मोदी जी का कितना दबाव पड़ता है, योगी जी का कितना दबाव पड़ता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, आने वाला समय बताएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रदीप जी। जगदेव जी का रुख करेंगे। जगदेव सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे? आप सब मांगे पूरी हो गई हैं? के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत देर कर दी है, बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। आप देख लिए ये कितने दिन 20 दिन हो गए और ये फेल्योर इस सरकार का फेल्योर है, शासन प्रशासन का फेल्योर है। और इन्होंने मीडिया को मिलने नहीं दिया, किसी जाने नहीं दिया, बैरिकेडिंग लगा दी। और जो जाति स्तर की बात करते हैं, आप जानते हैं 100 मीटर दूरी पर उन चारों लोगों का घर है, जो लड़की के साथ जो घटना हुई बाजरे के उसमें खेत में हुई। लेकिन ये मामला नॉर्मल निपट सकता था, लेकिन इस मामले को दबाने की वजह से, इस मामले को अधिकारियों को का पक्षपात करने वजह से। और योगी मैं कहता हूं, मैं हिंदू हूं और संत है, 5 बजे के बाद क्या किसी बच्चे किसी का शव जलाया जाता है हिंदू में? 2-2:30 बजे रात में उसके पेट्रोल डाल के शव जला दिया लड़की का। कितनी नितांत ये भ्रामक चीज है। और ये तो ये बीजेपी है जो कहती है इस महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और ये एंटी रोमियो की बात करती है। टोटल फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या कहेंगे? योगी जी का अनुशासन, ये अनुभवहीनता है जो इस तरह से लंबे चौड़े भाषण देते थे, ठोक दो कर दो। इन्होंने जो धमकी भरी राजनीति अधिकारियों को दी, अधिकारियों ने उनको सबक सिखा दिया। ये अधिकारियों को क्या सबक सिखा? ये अधिकारी इनके कोई भी शासन प्रशासन योगी जी की बात मानने को नहीं है। खाली लंबे लंबे भाषण करने से, धमकी देने से कोई काम चलने वाला नहीं। ये प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल उठा है योगी जी के। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हम मांग है और सब विश्वास भी करते हैं। लेकिन आप देखिए तो हिंदुस्तान में हो क्या गया। सीबीआई की क्या दुर्दशा की है इस मोदी सरकार ने। आपने देखा 4 चीफ वहां सुप्रीम कोर्ट के जनरल पीसी की है, और एक जब सुप्रीम कोर्ट के गोगोई रिटायर होते हैं तुरंत राज्यसभा भेज दिए जाते हैं। आज जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, सीबीआई है, अब चुनाव आयोग है और सुप्रीम कोर्ट है, इन पे भी उंगली उठने लगे हैं। इस बीजेपी, इस सरकार की, केंद्रीय सरकार की कार्रवाई की वजह से इस स्वतंत्र संस्थाओं पे भी जनता का विश्वास उड़ता जा रहा है। अब सीबीआई की बात करते हैं, एसआईटी क्या है? लगातार 4-5 बार क्या है? ठीक है जगदेव जी, बात आपकी पूरी हो गई। आपने तमाम सवाल खड़े कर दिए, बड़े सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, ठीक देख रही है, ठीक है, आपके पास आएंगे। ठीक है, ठीक है जगदेव सिंह जी, आपके पास आएंगे दोबारा से। आपका समय अब हो गया है। वंशराज दुबे जी का रुख करेंगे। वंशराज दुबे जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे जो लगता है आज कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वनिरपेक्ष पार्टी हो गई है इस पूरे प्रकरण में, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अब आप बताइए कि इनके, अभी मैं देख रहा था जो तमाम घटना चल रही है उसमें इनके विधायकों का बयान जो आ रहा है, इनके नेताओं का जो बयान आ रहा है, वो इस देश की बेटियों को, इस देश को शर्मसार करता है। इनका एक विधायक सुरेंद्र सिंह जो आज बेटियों को कह रहा है कि आप जो है संस्कार, अपने माँ बाप को कह रहा है कि बेटियों को संस्कार दिखाओ कि किस तरीके से उनको चलना है, किस तरीके से उनको बैठना, किस तरीके से उनको बोलना है। इनका एक विधायक कह रहा है, रंजीत बहादुर, वो कह रहा है दरअसल एक प्रेम प्रसंग था इसलिए बच्चियों के साथ हत्या हो जा रही है। वो निर्भया कांड को प्रेम प्रसंग से जोड़ता है। वो कह रहे हैं कि निर्भया कांड
और निर्भया की जो दिल्ली की जो निर्भया थी हमारी और जो हाथरस की निर्भया थी, दरअसल दोनों कहीं ना कहीं चरित्रहीन है। उनके चरित्र पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आज से देखिए एक के बाद एक कई सवाल आज योगी आदित्यनाथ से देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। अब आप बताइए कि 14 तारीख को जो घटना हुई, 14 तारीख से लेके उस क्राइम स्पॉट को 2 अक्टूबर तक नहीं कहीं सील किया गया, यानी कोई भी पत्रकार जा रहा है, कोई भी आम जनमानस वहां तक जा सकता है। आप बताइए जहां पे क्राइम होता है उसको तो सबसे पहले सील किया जाता है। दूसरी चीज, 11 दिन के बाद इनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां पे एक सैंपल लेके आती है। 11 दिन के बाद तमाम डॉक्टरों का कहना है कि उस सैंपल से आप क्या ढूंढ लेंगे, आप बताइए। और उसके बाद लगातार आप देखिए कि जो बेटी ने मौत के बाद अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, उसको सरकार इग्नोर कर रही है। आप तमाम जो विपक्षी नेता वहां पे जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, अभी माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, हम तमाम लोग कल हाथरस गए, हमारे काफिले को वहां पे रोका गया। 50 से 60 गाड़ियां थी, वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो तमाम कानून के लोग, प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग, उन्होंने रोका। गाड़ी में बैठा के हमारे 5 प्रतिनिधियों को, माननीय सांसद जी को गाड़ी में बिठा के पीड़ित परिवार से मिलाने का काम किया। लेकिन आप बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट का मैं देख रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि क्या उस परिवार को सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब माननीय सांसद जी उस परिवार से मिलने गए, एक इनका भारतीय जनता पार्टी का पालित गुंडा माननीय सांसद जी के ऊपर हमला करता है। हमारी दिल्ली विधानसभा की जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, उन पे हमला करता है। जब जो सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, जब उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही पुलिस, जिनके गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो जनता को और उस परिवार को, उस गांव वाले को सुरक्षा कैसे दे पाएगी? ठीक है राघवेंद्र जी, आपने सारे अपने विपक्ष के नेताओं को सुना, आप सबका इत्मीनान से जवाब दे सकते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सभ्य समाज में कोई भी इस प्रकार की घटना हो, चाहे किसी की सरकार में हो, निंदनीय है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने प्रथम दृष्टया जैसे ही ये जानकारी प्रकाश में आई है इस घटना की, तो तत्काल रूप से SIT गठित की, जो हो सकता था उतना मुआवजा दिया और जो कार्रवाई हो सकती थी उतनी कार्रवाई की। और वर्तमान में अब जब ये जानकारियां सामने निकल के आ रही हैं, इसके पीछे अन्य विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनकी क्या मंशा थी वो भी सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा है, और ये लोग क्या चाहते थे वो भी सोशल मीडिया में आ रहा है। वास्तविकता तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता उत्तर प्रदेश सरकार थी, उससे केंद्र की जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में तो वो बिल्कुल ही नष्ट नाबूद है, उसका सुपड़ा साफ है, वो बिल्कुल बुरी तरह घबरा गई है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से आकर के राहुल और प्रियंका जी ने आकर के हाथरस में जिस प्रकार से सिर्फ उनसे पीड़ित पक्ष से मिले और मीडिया से बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हुए, ये जानकारी में आ रहा है, ये संज्ञान में है ये मामला। समाज में आजकल सोशल मीडिया के समय में कोई चीज छुपी नहीं रहती है, किस प्रकार से ये लोग इस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो विकास का मुद्दा है बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इससे घबरा करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पार्टी घबरा गई है। और इस विषय को जो उत्तर प्रदेश में जो होने वाले 7 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव है, इसका लाभ सिर्फ लेना चाहती है, उसको पीड़ित पक्ष से कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीड़ित पक्ष के साथ ईमानदारी से खड़ी हुई है और उसके साथ अंतिम समय तक साथ देगी। और वो जो भी जांच होगी, ईमानदारी से जांच पीड़ित पक्ष के साथ, चाहे CBI हो, चाहे नार्को टेस्ट हो, चाहे अभी जो PFI के कुछ लोग आज मथुरा में गिरफ्तार हुए, अभी मैं टीवी देख रहा था, उनका जो उद्देश्य जो है इस विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का था। ये भी चीजें बहुत ईमानदारी से निकल के आ रही है। कुछ जो है राजनीतिक दल और कुछ जो है मीडिया परिवार, वो भी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं। ये भी बातें सामने आ रही हैं। बहुत जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है और ये निश्चित रूप से मानिए जो भी लोग अपराधी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि ये जो इसमें जो अपराधी तत्व है उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि इतिहास देखिए। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, आपने पूरी बात रख ली। कुछ सवाल है जो बाकी लोग भी पूछना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल मेरे जहन में भी है जो आम जनता के सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सवाल नंबर 1, आपने कहा इसमें PFI का हाथ है।
केरल से जो पत्रकार चला था उसको आपने पीएफआई का कैंडिडेट बताया। केरल सरकार ने कह दिया कि वो पत्रकार है, उन्होंने केरल सरकार ने लिख करके दे दिया। क्या कहेंगे आप? उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। ये आज मैं अभी जो थोड़ी देर पहले टीवी में देख के आ रहा था, पुलिस के आगे नहीं, पुलिस के आगे तो बड़े बड़े लोग स्वीकार कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, जब पुलिस के शिकंजे में फंसते हैं तो बड़े बड़े लोग सब चीज स्वीकार कर लेते हैं। केरल सरकार ने बाकायदा लिख करके भेज दिया है कि वो एक पत्रकार था। उनको दिखाई नहीं। ठीक है, आएंगे जगदेव जी कुछ सवाल है, जरा पहले पूछ लूं, फिर आपको पूरा मौका दूंगा सवाल पूछने का। जी, सवाल नंबर दो ये है कि एफएसएल की रिपोर्ट पे बार बार कहा जा रहा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि 2 दिन के बाद में एफएसएल की रिपोर्ट बेमानी हो जाती है, क्योंकि तब उसमें सीमेंस नहीं मिलते हैं, और यहां तो कई दिन बाद जांच कराई गई। फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, इस पे भी जांच हो सकती है, तो अब विवाद का विषय हो गया है। रिपोर्ट जो है उसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। पहली बार लड़की का जो बयान है उसमें बलात्कार की बात नहीं कही जाती है। उसकी माँ का पहला बयान जो वीडियो में आता है उसमें बलात्कार की बात नहीं कही जाती है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ प्रीति जी, लेकिन ये जांच चल रही है। हमने एसआईटी भी गठित कर दी है, न्याय व्यवस्था भी अपनी जांच कर रही है, और अन्य पक्ष भी जांच कर रहे हैं। अगर किसी आप क्या ये भी चाहते हैं राघवेंद्र जी, क्या आप ये भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की भी जांच करे कि इसमें पीएफआई का हाथ था या नहीं था? न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जो चाहे जांच करा ले। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता गिरफ्तार होने वाले हैं, पीएफआई के एजेंट गिरफ्तार होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे होने वाले थे। एक और सवाल है, ठीक है राघवेंद्र जी, एक सवाल और है। जब आप विपक्ष में थे, आप धरना प्रदर्शन करते थे, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब आज विपक्षी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं तो उस पर आपको बहुत आपत्ति है कि राजनीति की जा रही है। संजय सिंह पर कालिक फेंकी गई, राहुल गांधी कैसे गिरे, प्रियंका गांधी के गिरेबान में हाथ डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एतराज किया, जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज की गई। क्या कहेंगे आप? जैसे संजय सिंह जी की बात है, जिसने स्याही फेंकी, ये गलत है, निंदनीय है, इस प्रकार के कृत्य नहीं होने। लेकिन जो भी घटनाक्रम है उसको अगर ईमानदारी से देखे तो राजनीतिक दलों की मंशा ये नहीं है पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल ये चाहते हैं। एक मिनट आ रहा हूं। संजय सिंह जी के ऊपर जो स्याही फेंका था वो कोई और नहीं है, वो कोई उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पालित गुंडा है, जिसकी तमाम फोटो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार के साथ मिली। आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया लखनऊ में, जो सभासद है। आप बताइए, वहां पे बदला पर नहीं मार सकता, वो व्यक्ति लेके कैसे पहुंच गया? और कहीं अगर उस स्याही में तेजाब होता, जो हमारी डिप्टी स्पीकर है राखी बिरलान, अगर उनके ऊपर तेजाब फेंक देता, हमारे नेताओं के ऊपर तेजाब फेंक देता, तो हम क्या कर लेते वहां पे? जब हम पुलिस की सुरक्षा में वहां गए, पुलिस की गाड़ी में वहां पे गए, पुलिस ने हमको अपने विश्वास में लेके जाने का काम किया, तो आपने कहीं ना कहीं योगी सरकार ने अपने प्रशासन के अधिकारियों को लगा के कहीं ना कहीं छुरा घोंपने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया। जवाब ले लीजिए। जवाब जी, दबा के रखा, क्यों बैटिंग करके रखी? लोकतंत्र की हत्या। राघवेंद्र जी से जवाब ले ले पहले। जी राघवेंद्र जी, सही है, सही है, अगोची की इमरजेंसी है। जवाब लेंगे पहले, जवाब ले लेते राघवेंद्र जी से। मीडिया का क्यों छिपा के रखा उसको मीडिया से और विपक्षी पार्टियों से? क्यों बैरिकेड करने लगा दी? अभी तक डीएम को क्यों नहीं हटाया, जो मुख्य दोषी है? और बहुत से जो मीडिया के घराने हैं, प्रदीप जी आप भी देख रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किस प्रकार से हमारे में नंगे दिखाई पड़ रहे हैं, किस प्रकार से परिवार में एक कह रहे 25 लाख रुपए में आप जनता की आवाज उठाना ये लोकतंत्र में विरोधियों व्यक्तियों का अधिकार है।
हर चीज संवैधानिक का अधिकार है, इसमें भी आप डाका डालेंगे। में लग रहे हैं ये लोग। आप तो भाजपा तो तानाशाह के रूप में काम कर रही है, तानाशाही रवैया अख्तियार कर रखा है मोदी जी और योगी जी ने। लोकतंत्र की हत्या करने पे आवादा है, लोकतंत्र की हत्या भी जो मिला है विपक्षियों को, उसको भी हनन कर रहे हैं। नहीं आती है, अघोषित इमरजेंसी है, गुंडागिरी करके बीच परिवार से नहीं मिलने दिया, डीएम को अभी तक नहीं हटाया। अरे जरा बगल के प्रदेश राजस्थान में भी अरे भूल जाइए राजस्थान, आप अपना आप देश और उत्तर प्रदेश। वंशराज जी आपके बताऊंगा जी, प्रदीप जी जी वंशराज जी आपके बताऊंगा। की बात करते हैं, शाहजहांपुर कहाँ सारे हो रहे हैं, कानपुर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, बलरामपुर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, अमेठी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब भूल गए। ये लोग इंटी रोमियो महिलाओं के सम्मान में आज अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ी है, बेईमानी बढ़ी है, इस सरकार का फेल्योर है, फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जगदेव सिंह जी सवाल सुनिए। काम वही अपना करे, योगी जी को वही काम करना चाहिए। जगदेव सिंह आप तो बोलते जा रहे हैं, राजनीतिक मंच समझ लिया इसको। जगदेव सिंह जी सवाल सुनिए, सवाल। जगदेव सिंह जी सवाल सुनिए। जगदेव सिंह जी आप सवाल नहीं सुन रहे, लगातार बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई आपको सुन नहीं रहा है। आप पहले सवाल सुनिए। जगदेव सिंह जी सवाल सुनिए। सवाल यह है कि इसके खाली हाथरस में ही यह कांड नहीं हुआ है, और इसके अलावा 4-5 जगह छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, लेकिन वहां का दुष्कर्मी एक अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं वो सारे लोग। आप लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? सरकार सवाल खड़ा ये कर रही है कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, और सब जगह हमारे पार्टी कार्यकर्ता। अब बलरामपुर जाकर के जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? बलरामपुर जाकर के जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सरकार इनको दबाने का काम करती है, विरोधियों की आवाज दबाने का काम करती है, निकलने नहीं देते हैं। इस तरह के शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। आज ये खोखो राजनीति फेल हो गई है योगी जी की, सारे दूसरे ठोक रहे हैं। आज महिलाओं बच्चियों की सम्मान में क्या स्थिति हो रही है पूरे प्रदेश में। तो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे भी वही सवाल पूछूंगा मैं कि बलरामपुर और दूसरे तमाम जगह भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यक दुष्कर्मी है? नहीं है प्रदीप माथुर जी, सरकार है एक जाति से लोगों को बचाने का काम कर रही है। क्या लगता है प्रदीप माथुर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही? वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के पार जब आएंगे तो सवाल ये उठाएंगे। सवाल ये है कि क्या अब जो दुष्कर्मी हैं, जो पापी हैं, जो डकैत हैं, जो तमाम तरह के व्यभिचारी हैं, उनकी भी जाति होती है क्या? क्या जाति देख करके लोगों को बचाया जाता है और फंसाया जाता है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 14-15 गांव के लोग आपस में मिल करके एक यूनिटी बना रहे हैं कि कैसे आरोपियों को, दुष्कर्मियों को बचाया जाए। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसको चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार।
हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम सीधा रुख करेंगे प्रदीप माथुर जी का। प्रदीप माथुर जी, अब तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी शुरू कर दी है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? सरकार की नीयत साफ नहीं है, अभी भी वो बलात्कारियों के साथ खड़ी है और अपनी बातों को ये नहीं मान रही, ये मान रही है कि ये सारा केस फैब्रिकेटेड है। और जो जिस तरह से हजरतगंज कोतवाली में आज केस दर्ज किया गया है, तो इसमें फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है। ये मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार दिखा रहे हैं और केस को फैब्रिकेट करके दिखा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कुलदीप सेंगर के मामले में बलात्कारी को डिफेंड किया, जिस तरह से इन्होंने चिन्मयानंद को डिफेंड किया, इसी तरह
योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार बलात्कारियों को डिफेंड करती है और अलग अलग तरीके से घुमाने की जो इनकी आदत है, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इन्होंने उस पीड़ित मनीषा वाल्मीकि की शव को जिस तरह जलाया रात को 2:30 बजे, इन्होंने हिंदुत्व को चार कर दिया। इन्होंने वो सारे पैरामीटर्स खत्म कर दिए जहां राम राज की कल्पना की बात की जाती है, जहां ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं राम मंदिर के बनाने की और हिंदुत्व को बढ़ाने की, वहां इन्होंने इस बच्ची के नाम पर सब कलंकित करके बराबर कर दिया। ना भगवान कृष्ण ने माफ करने वाला, ना भगवान राम माफ करने वाला, जब तक सही जजमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह की जी ठीक है प्रदीप माथुर जी की, ठीक है प्रदीप माथुर जी की आवाज लगता है कुछ व्यवधान है। राघवेंद्र सिंह जी आप कुछ जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं दुबे जी के पास में जाऊंगा। उसके बाद ये जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के हमारे मित्रगण बैठे हैं उनसे छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, कुछ दोष रहे हैं सरकार में, तो मैं सीधे कहना चाहता हूँ बिना लाग लपेट के, उसके कारण जिले का एसपी, सीओ तथा 5 पुलिसकर्मी और निलंबित किए गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार से कोई चूक रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, जो बलरामपुर की घटना हुई है उसमें मीडिया बार बार दिखा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ना कोई नेता जा रहा है, बड़े नेता की तो बात छोड़िए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज राघवेंद्र सिंह जी कांग्रेस के हमारे पूछ लिया, लेकिन एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। जो डीएम साहब लगातार परिवार को धमकी दे रहे थे, वो अभी तक अपने पद पर कैसे बने हुए हैं? ये सब जांच का विषय है। देखिए विपक्ष तो आरोप ही लगाता रहता है और जो है एसआईटी की जांच भी हो रही है, सीबीआई की जांच भी हो रही है और नार्को टेस्ट भी होगा बहुत जल्दी ही। विश्वास मानिए, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इसमें जो है बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा भी होने वाला है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया धमकी का डीएम पे। कांग्रेस पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं जो आपत्तिजनक पोस्टरों के साथ। श्रीमान जी कितना बिल्कुल मजाक बना रखा है उत्तर प्रदेश को। अरे सत्ता पक्ष में बैठने का आनंद लीजिए ना आप पहली बार, आप बहुत दिनों बाद सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बहुत दिनों बाद बैठे हैं, हमेशा विपक्ष में ही रहे हैं, बड़ा शोर मचाया है अपने विधानसभाओं में, हमने देखा है आप लोगों को शोर मचाते हुए पिछले 25 सालों में। राघवेंद्र जी बहुत हंगामा किया है आपने सत्ता विपक्ष में बैठ के, अब सत्ता पक्ष का आनंद लीजिए ना कि विपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है। अभी आप लोगों को गवर्नेंस नहीं आती है, आप लोगों को ना मोदी जी को सत्ता चलानी आती, ना योगी जी को सत्ता चलानी आती। आप लोगों को बलात्कार कराना आता है, आप लोगों को भ्रष्टाचार कराना आता है, आपको हत्याएं करानी आती है, आपको लूट करानी आती है, आपको कब्जे कराने आते हैं, आपको गुंडाई करानी आती है। छोड़िए इन बातों में क्या रखा है। अरे आपके साथ आपकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा तब पता लगेगा आपको कि क्या होता है। सिवाय नेतागिरी करने के, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। सिवाय जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं। मोदी जी जाकर टनल में हाथ हिलाते हैं, अकेले हाथ हिलाते हैं, खाली मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। घपले के घोटाले में जमानत पर है। अरे छोड़िए इन बातों में, पत्र बांटिए। हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और विकास और सुशासन के मुद्दे पर टिकी हुई है और ईमानदारी से काम हो रही है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। राघवेंद्र जी, वंशराज दुबे जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी वंशराज दुबे जी। देखिए प्रदीप जी, मेरे राघवेंद्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे मेरा सिर्फ 2 से 3 सवाल है और मैं चाहूंगा कि सही अपना सीधे सीधे तौर पे उसका जवाब दे दें। जी पहला सवाल ये है कि हिंदू हृदय सम्राट खुद को योगी बाबा जी कहते हैं, उनके इशारे पर रात में 2 बजे उस बच्ची का जी आपके पास आएंगे, इसके बाद आपका ही नंबर है। दूसरा सवाल ये है जी, दूसरा सवाल ये है कि मुझे जरा आप बताइए कि किसके आदेश पे उस पत्रकार का, जो हमारी महिला रिपोर्टर थी जो रिपोर्ट कर रही थी, उसका फोन टैप किया गया। आप बताइए क्या राघवेंद्र जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि
कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो लगातार डीएम को फोन जा रहा था, क्या वो फोन भी सार्वजनिक होगा? उस फोन का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किया जाएगा? कितनी बार किस किस विषय पर लेकर बात हुई, क्या वो भी सार्वजनिक किया जाएगा? दूसरा चीज ये है कि आज उत्तर प्रदेश में खाकी जो है, खाकी हत्या करवा सकती है, और इस बात को मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, उसको मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि बलरामपुर कब जा रहे हैं। योगी बाबा को चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी तमाम मुद्दों पे, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे जानपुर बड़िया की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, तमाम घटनाओं पे माननीय सांसद जी ने जब आवाज उठाई, योगी बाबा जिनके ऊपर एक सवाल पूछे बंतराज जी, एक सवाल पूछिए, एक का जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, सवाल ना करें। ठीक है, ठीक है, मैं होके आया हूँ, ठीक है, पीड़ित मां से मिलकर मैं आया हूँ, माननीय राज्यसभा सांसद से मैंने बात कराई, हमारे सांसद जी ने बात करी, और उस मां ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और जो थाना है, जो गैसरी थाना है, जिस थाने के मामले की बात कर रहा हूँ, वो आज परिवार की जांच देख के कार्रवाई कर रहा है। रामचंद्र सिंह जी, ठीक है, जांच देख के कार्रवाई कर रहा है, और चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, दोनों बेटियों को जांच देख के कार्रवाई की जा रही है, उनको दलित होने की सजा दी जा रही है। ठीक है, बंतराज जी, हो गई के साथ बात हो गई आपकी। ठीक है, जगदेव जी, आपको सवाल पूछना चाहिए, आप अपनी बात रख सकते हैं इत्मीनान से। बुरी तरह बेनकाब हो गई है, शासन प्रशासन बेनकाब हो गया है, और जनता के सामने इनका असली चेहरा आ गया है। जिस तरह से पीड़ित परिवार ने डीएम पे आरोप लगाया कि डीएम ने धमकाने काम किया, और आज भी डीएम को संरक्षण मुख्यमंत्री दे रहे हैं, किसके निर्देश पे रात में वो रात जलाई गई, ये बताने काम करेंगे। आज एसआईटी कर रहे, कई बार एसआईटी जा रही है, ये एसआईटी है कौन? सरकार के लोग हैं, ये क्या रिपोर्ट देंगे जब सीबीआई पे इनके कब्जे में है। जगदेव जी सवाल जवाब तो लीजिए। जो जानबूझ करके सारे प्रकरण को छिपाने काम कर रही है, अपराधियों को बचाने काम कर रही है, जनता सारा देख रही है। दलित परिवार को सताया जा रहा है, बड़ी पंचायत कर रहे हैं खबर लोगों का सारा। ठीक बात है, जनता सारा देख रही है। जनता ने पिछली सरकारों को भी देखा था, उससे पहले की सरकारों को भी देखा था, और इसीलिए सत्ता से हटा भी दिया था। आप सवाल सुनिए जगदेव जी, लगातार मत बोलिए, सवाल का जवाब भी लीजिए। जवाब लीजिए। ठीक है, जवाब लीजिए। जलना है बलात्कारियों के अपराधियों को। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप सुनते नहीं हैं। कुलदीप सेंगर सांसद के रूप में, मंत्री रूप में जवाब नहीं ले रहे आप। जगदेव जी जवाब लीजिए। सवाल धीरे आराम से ध्यान से सुनिएगा। घर परिवार को 25 लाख रुपए दे दिया गया, एसआईटी की जांच की गई, एसआईटी से लोगों का मन नहीं भरा तो सीबीआई की जांच कर दी गई, सीबीआई से लोगों का मन नहीं भरा तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उस पर सरकार ने हामी भर दी, और कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में सीबीआई से जांच करा ले। और अब आपको क्या चाहिए बता दीजिए। सारे काम कर रही, लगातार आज तक रिपोर्ट नहीं दे पाई, कई बार गई उसमें, उसने नहीं दिया। दूसरा जो डीएम का रोल है, सब मांग कर रहे हैं डीएम के आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसने रात में जलाने को और पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया। अब रही सीबीआई की जांच, सीबीआई की स्थिति आप जानते हैं कितना क्या स्थिति है। आज क्या दुर्दशा कर दी मोदी जी सरकार ने, उस सीबीआई की क्या क्या लोगों की दशा हुई है आपके सामने है। और अब एक सुप्रीम कोर्ट बचे हुए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे हैं, 4 जजों ने पीसी की है, और सुप्रीम कोर्ट भाई जगदेव जी, एसआईटी पर आपको विश्वास नहीं है, सीबीआई पर आपको एतबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर आपको बिलीव नहीं है, तो आखिर जांच किससे कराई जाए? क्या आप ही जांच करेंगे? क्या आप ही जज रहेंगे? क्या आप ही निर्णय देंगे? क्या किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, ये मांग की गई, करिए, ये मांग की गई है, उस पर सारी विपक्ष पार्टियां में सहमत है। लेकिन क्या देश में आज तक हुआ है, ये आपके संज्ञान में नहीं है। तब सारा देश देख रहा है। तब तो गोगोई को वहां राज्यसभा भेज दिया कितने महीने के अंदर। क्या क्या बात हो रही है, हर संस्थाओं को दबाने काम किया जा रहा। ये निष्पक्ष नहीं है, घोषित इमरजेंसी है,
और निष्पक्ष संस्थाओं को भी जिससे दबाने का काम किया गया है, जनता देख रही है। ठीक है जगदेव जी, राघवेंद्र जी से सवाल ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, आप आजकल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुन लीजिए, हो गई बात, हो गई आपके जगदेव जी। जगदेव जी बात हो गई, जवाब तो लेने दीजिए। राघवेंद्र जी, सवाल यह है, आजकल संवैधानिक संस्थाओं पर संकट के बादल खड़े हो गए हैं। एसआईटी पर विश्वास कोई नहीं करता है, सीबीआई पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जी उठ चुका है। योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी जी को किसी और को बिठा के जांच करानी चाहिए। हालांकि ना मोदी जी विश्वसनीय है ना योगी जी विश्वसनीय है। जनता के आगे इनकी कलई खुल चुकी है और सब खत्म। जब मोदी जी ने कहा तब संज्ञान लिया योगी जी ने 14 दिन बाद। शर्म की बात है। लोगों ने क्या मजाक बना रखा है, लोकल पुलिस पे विश्वास नहीं है, सीबीआई पे विश्वास नहीं है, ये तो विश्वकर्मा जी विश्वास नहीं है, ये तो सरकार के कर्म होते हैं, ये तो सरकार के कर्म होते हैं। बच्ची ने कहा बलात्कार हुआ है, गिरी भी लाल प्रसाद हुआ कहता बलात्कार की कोई घटना ही नहीं हुई है। ऐसे विश्वास करेंगे लोग, ऐसे किन करेंगे? ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो दबाव में बयान दे रहे हैं, दबाव में सरकार के साथ खड़ी रहती है सरकार। ये सरकार बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही होगी सरकार, बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है, इनके साथ जाति उन्माद फैलाने काम कर रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शर्म हया लज्जा नामी कोई चीज रह नहीं गई। हर स्तर पर नीचे दिखाने का, हर मामले में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। जमातियों ने फैलाया कोरोना, हम कहाँ चला गया कोरोना? अरे देश में फैल गया। हर मामला ये ले आते हैं हिंदू मुस्लिम पे, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए। पर बात कीजिए भाई, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। राघवेंद्र सिंह जी सवाल सुनिए। अब संवैधानिक संकट खड़े हो रहे हैं। चार जज, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुप्रीम कोर्ट पर ही सवालिया निशान लगाए थे। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जो एक जज रिटायर हुए हैं, एक फैसला देने के बाद में जो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, उसकी वजह से और दिक्कतें पेश होनी शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि जरूरत आन पड़ी है कि अब गरिमा को बनाए रखा जाए? एक ये भी निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को ताउम्र उनकी फीस दी जाए, जिससे कि वो कोई पार्टी ज्वाइन ना कर सके। भेज रहे हैं, आप ही रिश्वतें दे रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? जी वो पहली खुलेआम चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेज दिया। अयोध्या निर्णय देने के बाद सवाल नहीं उठेगा, सवाल तो उठेगा ही। संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह के किडनैप करेंगे, सवाल तो उठेगा ही, जनता के सामने उठ रहा है। स्वतंत्र है, ईमानदारी से काम कर रही है। और जज अगर किसी पार्टी का मेंबर बनता है, तो अपराध क्या है? किसी पार्टी से राज्यसभा भेजा जाता है, अपराध क्या है? निर्णय देने के बाद, पक्ष में निर्णय देने के बाद इनाम देंगे क्या? राघवेंद्र सिंह जी, कलाम को भी राष्ट्रपति बनाने एक अंडरस्टैंडिंग थी, पब्लिक समझ गई है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सवाल सुन लीजिए। पब्लिक जो है चुनाव में हमें प्रमाण पत्र दे चुकी है। राघवेंद्र सिंह जी सवाल सुन लीजिए। राघवेंद्र जी सवाल सुनिए। सवाल ये है, अब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे भाई, ठीक है, सवाल रहने दीजिए, नहीं पूछेंगे। वंशराज जी आपकी बारी, आप सवाल पूछ सकते हैं जी। राघवेंद्र जी अभी आपने इस चैनल पे बैठ के बात कही कि उस पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए, एसआईटी की जांच, नौकरियां, ये तमाम सरकार दे रही है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से उस परिवार को सैल्यूट करता हूं जिसने इस तमाम लोक लुभावने जो आपने उनको एक तरीके से पेश किया उसके सामने, उसने इसको, उस परिवार ने इसको धक्का मार के बाहर भेज दिया। और आप बताइए कि आप कौन सी नाजीर पेश करना चाहते हैं सरकार में कि किसी बहन बेटी के साथ अगर रेप हो जाए, किसी बहन बेटी की रेप के बाद हत्या हो जाए, तो उस परिवार
परिवार को 25 से 30 लाख रुपए देकर आप ये बताना चाहते हैं कि रेप तो होता रहना चाहिए। रेप को रोकने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था हो भी तो कैसे हो? प्रदीप विश्वकर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताइए ना मुझे कि जो जिस उत्तर प्रदेश के जिले का एसपी जब रंगदारी मांग ले और रंगदारी न देने पर, मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत की, जब रंगदारी न देने पर हत्या करवा दे जिस व्यापारी की, वैसे प्रदेश में आप बहन बेटे की सुरक्षा की बात कर लीजिए, किसानों नौजवानों की बात कर लीजिए, व्यापारी की बात कर लीजिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं अपने आप में चिढ़ाने की बात होगी। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। सरकार, एक मिनट, जो सरकार चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी है, ठीक है, जो सरकार कुलदीप सेंगर के पक्ष में खड़ी है, जिसके भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए, कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में हत्या हो जाती है, उन्नाव वाले विधायक पार्टी से निकाल दिए गए, कहां कह रहे हैं आप? ठीक है, उससे आप इस तरीके से उम्मीद ना करिए कि उसके राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, बात हो गई। राघवेंद्र जी, आप जवाब देना चाहेंगे? उनका सवाल ये है कि उन्नाव में जब जो रेप कांड हुआ था उसको लंबे समय तक आप लोगों ने बचाने की कोशिश की, हालांकि बाद में पार्टी से निकाला। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद को बचाने की कोशिश की। जी, देख करके बोलिए जी। देखिए प्रदीप जी, कोई भी पीड़ित पक्ष हो, उत्तर प्रदेश की 3.5 साल की सरकार ने पीड़ित पक्ष के फेवर में भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। हाँ, विपक्ष तो आरोप लगाता ही रहता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि चाहे कुलदीप सेंगर हो चाहे कोई भी हो, सब लोग जेल में है। न्यायिक व्यवस्था अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार अपनी ईमानदारी से काम कर रही है। कोई भी संस्था हमारी, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उसके ऊपर संस्था नहीं लगाना चाहिए। हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, आगे आने वाले समय में भी ईमानदारी से काम करती रहेगी। एनसीआरबी के आंकड़े सरकारें चाहे समाजवादी पार्टी की हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, इनके समय जो महिला उत्पीड़न हो चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, वो बहुत ही चरमोत्कर्ष में था। हमारी सरकारों ने उसको खत्म करने का काम किया है। आज हमारी केंद्र की सरकार जिस तरीके से अपराधियों को नष्ट नाबूद करने में काल लगी हुई है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में 1.5 साल में जीरो टॉलरेंस का जो हमारा लक्ष्य है वो जीरो उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं। समय समाप्त होगा। प्रदीप माथुर जी, आपके पास प्रदीप माथुर जी, समाजवादी, आप चूंकि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, सरकार जो कर दिखाया वो कहीं कर नहीं पा सकते हो। राहुल जी के साथ किया और जयंत जी के साथ किया, वो निंदनीय है। ये विपक्ष की भूमिका करने में फेल है ये जी। चूंकि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, अब चूंकि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, आपको क्या लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट में भी ना डाउट है। अरे आप गन पॉइंट पे काम लेते हैं, गन पॉइंट पे जी। आप पूरी करिए, बात पूरी करिए जी। जी प्रदीप जी, ये अभी हमें डाउट है ये, क्योंकि इनके दबाव, अमित शाह जी और मोदी जी के दबाव ऐसे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी पानी मांग जाते हैं। अभी सब काल के गर्त में वक्त बताएगा कि हाथरस रेप पीड़िता के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मामले को ट्विस्ट कर रहे हैं। हजरतगंज कोतवाली में जिस तरह से एक आज एफआईआर की गई है, इसमें फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, इसमें लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें लोगों को आरोपित किया जा रहा है, मामले को ट्विस्ट किया जा रहा है। रेप को, बलात्कार को बलात्कार नहीं कहा जा रहा है, और रातों रात डीएम को हटाया नहीं जा रहा है, और रातों रात लड़की को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है, और इसे राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है, वंशराज जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं 2-3 चीजें, एक तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका मैं सम्मान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन 2-3 चीजें और मेरी हैं जी। सबसे पहली ये तो उस परिवार को तत्काल जो है वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, जिसकी मांग माननीय राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। दूसरा ये कि जो बेटी का केस उत्तर प्रदेश के राज्य में चल रहा है, पार्टी का मानना, हमारी है आम आदमी पार्टी का मानना है, माननीय सांसद जी का मानना है कि उस केस को गैर भाजपा शासित राज्य में ट्रांसफर किया जाए, जहां पे प्रॉपर तरीके से इसकी एक तरीके से कार्रवाई हो सके। ठीक है। दूसरा एक सवाल के साथ मैं राघवेंद्र जी को छोड़ना चाहूंगा कि जो लोग
जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, बेटी बचाओ का नारा देने वाले कहां छुपे हो, सामने आओ। ठीक है, ठीक है। खुद को चौकीदार कहने वाले कहां छुपे हो, सामने आओ। ठीक है, ठीक है। जगदेव जी, आपका फाइनल कमेंट, 40 सेकंड है आपके पास। जगदेव जी, जगदेव जी, जगदेव जी, आपके पास 40 सेकंड है, आपका फाइनल कमेंट। लगता है जगदेव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। राघवेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे, आपका फाइनल कमेंट है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है और हाथरस वाले विषय में जो बेहतर से बेहतर हो सकता था उतना काम किया। उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है और उनको जो अनुदान भी दिया है, पैसा भी दिया है, और जो सीबीआई जांच की भी बात हो रही है, नार्को टेस्ट की भी जांच हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट पे भी विषय चला गया है। हमारी वास्तविकता तो ये है, जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल है भाजपा की लोकप्रियता से पूरी तरीके से घबरा गए हैं और वो उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उसमें इसका राजनीतिक लाभ लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दो चीजें हैं, राघवेंद्र जी ने साफ कर दिया है कि न्याय होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच चलेगी, लेकिन प्रदीप माथुर जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हजरतगंज में जो एफआईआर दर्ज की गई है कि फॉरेन फंडिंग इसमें हुई थी और इस केस को ट्विस्ट किया जा रहा है, उधर लड़की को इंसाफ दिलाने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ट्विस्ट करके ये देखा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग कहां से हुई, कौन इसके पीछे षड्यंत्र कर रहा था, जांच उधर ले जाने की बात की जा रही है। अब जांच किधर जाएगी, उस बेचारी लड़की को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।